नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। तिजारा में भाजपा के एक पदाधिकारी द्वारा कथित रूप से सिख धर्म के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में सिख समाज के लोगों ने भाजपा का पुतला फूंक किया प्रदर्शन। टाउन स्थित पंचायती धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित, कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुटने का किया गया आह्वान। दीपावली के दृष्टिगत पटाखा विक्रय के लिए टाउन स्थित नगर परिषद में 8 नवंबर को निकाली जाएगी लॉटरी। केंद्र की निजीकरण नीतियों के खिलाफ माकपा से संबंधित विभिन्न श्रमिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। लोहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अमित चाचा ने किया नामांकन पत्र दाखिल। और अब समाचार विस्तार से। माकपा से संबंधित विभिन्न श्रमिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताया। बिजली के निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। रेलवे का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर आज पूरे देश में मोदी सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जंक्शन में यह प्रदर्शन श्रमिकों द्वारा शेर सिंह शाक्य के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र ही बिजली और रेलवे का निजीकरण करने जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इन निर्णयों से देश की गरीब जनता को अथाह पीड़ा होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल पूरे विश्व में दूसरे नंबर की ऐसी रेल है जिसके माध्यम से लाखों लोग रोजाना देश में एक से दूसरे स्थान पर सफर करते हैं और आम जन को यह सफर सस्ता और सुगम प्रदान करवाया जाता है। लेकिन यदि रेलवे का निजीकरण कर दिया गया तो निजी कंपनियां मनमाना किराया वसूल करेंगी, जिससे निर्धन वर्ग को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा केंद्र सरकार देश के रेलवे स्टेशनों को अलग अलग समय के लिए लीज पर दे रही है। इसका व्यापक असर देश की गरीब जनता पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश के गरीबों का पैसा लूटकर पूंजीपतियों की जेबें भरने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसी प्रकार बिजली का भी निजीकरण किया जा रहा है। इससे होगा ये कि आने वाले समय में देश का गरीब तबका बिजली के उपयोग से वंचित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आने वाले समय में देश की गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा। आज पूरे देश के अंदर तमाम जो हिंदुस्तान के केंद्रीय श्रमिक संगठन है, उनके राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मोदी सरकार रेलवे और बिजली का निजीकरण करने जा रही है बड़े पैमाने पर, जिससे आप तमाम साथियों को पता होगा कि हिंदुस्तान के अंदर दुनिया का दूसरा रेलवे ट्रैक हिंदुस्तान के अंदर है और हिंदुस्तान में जो आम लोगों को जो सबसे सस्ता किराया है वो रेलवे की तरफ से। आज अगर आप बस में जाओगे तो 1000 रुपये किराया है, 1200 रुपये जयपुर जाने का। रेलवे में आप 400 रुपये में जयपुर जाके जाते हो। इतना कम किराया रेलवे का है जिससे आम जनता को इसकी सहूलत मिल रही है। मोदी सरकार रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। इनके जो साधारण जो डिब्बे हैं उनको घटाया जा रहा है और इसको तमाम पूरी की पूरी रेल को ऐसी किया जा रहा है। उसी के साथ जो रेलवे की संपत्ति है, अगर आप हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में ये जो संपत्ति है रेलवे की पूरे शहर के बीचों बीच है, इसको टूरिज्म के नाम पर पौने दामों में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए 35-35, 40-40 सालों के लिए लीज पे दे रहे हैं। और लीज पे देने का मतलब ये होगा कि यहाँ वो बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े मॉल बनाएंगे और जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वो लूट कर पूंजीपतियों के खजाने में डालने का काम मोदी सरकार कर रही है। वहीं बिजली का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में मतलब हिंदुस्तान के आम लोग बिजली से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। 8 से 10 हज़ार रुपये उसका मीटर का एक्स्ट्रा जो है उपभोक्ताओं पर उसका बढ़ेगा खर्चा। उसी के साथ बिजली महंगी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार ने अभी ये पास किया है कि प्राइवेट कंपनियां 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की बिजली खरीद कर सकते हैं और उसके ऊपर 15% अपनी कोयले की बढ़ोतरी को देखते हुए अपनी मर्जी से 15% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी जो 6-7 रुपये यूनिट बिजली की मिल रही है, आने वाले समय में ये 50-60 रुपये बिजली मिलेगी। तो बिल तो अभी नहीं भरवाए जा रहे। ऊपर से उसके अंदर चिप का सिस्टम है। अभी 4 महीने बिजली यूज होती है। 2 महीने हमने अभी बिजली यूज किया है, 2 महीने हमने अगर बिल नहीं भरवाया तो 2 महीने और निकल जाएंगे। उसके बीच में एडजस्टमेंट करके 4-5 हज़ार रुपये हम भरवा सकते हैं। लेकिन चिप सिस्टम से क्या होगा कि रात को ही बिजली बंद हो जाएगी। जैसे ही आपका पैसा खत्म हुआ आपकी बिजली बंद हो जाएगी। उसके बाद में शनिवार एतवार को छुट्टी रहेगी, 3 दिन आपको बिजली नहीं मिलेगी। ये मनमर्जी है, ये लूट है। इसलिए आज पूरे राष्ट्रीय आह्वान पर ट्रेड यूनियनों के हम पूरे देश में रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन करके राष्ट्रपति महामहिम को ये ज्ञापन सौंप कर ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को निर्देशित किया जाए कि ये जो बिल दोनों लेके आए इनको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से वापस लिया, ताकि जनता को राहत मिल सके। वैसे महंगाई की मार देश में बड़ी भयंकर है।
और इसके चलते जनता का बुरा हाल है, वरना हिंदुस्तान के तमाम मजदूर वर्ग को सड़कों पर आकर सिख उग्र आंदोलन करना चाहिए। विभिन्न सिख संगठनों ने तिजारा में भाजपा पदाधिकारी द्वारा गुरुद्वारों मारे दिए गए बयान का विरोध करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। सरकार मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। राजस्थान की तिजारा में भारतीय जनता पार्टी की सभा में भाजपा के एक नेता द्वारा कथित रूप से धर्म विशेष के खिलाफ की गई बयानबाजी से क्षुब्ध होकर सिख समाज के लोगों ने आज जंक्शन में भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूंका। सिख समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि तिजारा में भाजपा के एक पदाधिकारी ने अनर्गल बयान दिया है, जिससे सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने घोषणा की कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी उक्त बयान के लिए माफी नहीं मांग लेते, तब तक भारतीय जनता पार्टी का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में सिख समुदाय का विशेष योगदान है। यदि सिख कुर्बानियां नहीं देते तो आज देश को आजादी देखना नसीब न होता। पुतला फूंकने के बाद सिख समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों को इस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया। इसी प्रकार बार संघ से जुड़े सिख समुदाय के अधिवक्ताओं ने जंक्शन थाना में परिवार देकर सिख समुदाय के खिलाफ तिजारा में बयानबाजी करने वाले भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सिख समुदाय से जुड़े अधिवक्ताओं ने कहा कि भाजपा के लोग जानबूझकर सिख समुदाय और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वीर सैनिक है, वो भी एक सरदार है। 1971-1965 लांगे वाली चौकी को भूल के लगते हो। वीर सावरकर ने 29 बार माफी मांगी थी, जैसे तूने झट से माफी मांग ली। हम इस इलाके के सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों को आगाह करते हैं कि अगर किसी ने इलेक्शन टाइम बीजेपी के किसी नेता को गुरुद्वारे में प्रवेश दे दिया, जब तक वो अकाल तख्त साहब से या सार्वजनिक तौर पे उनका नेशनल नेतृत्व माफी नहीं मांगता, तो उस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को श्री अकाल तख्त साहब पर तनख्वाहिया करार दिलवाया जाएगा, क्योंकि वो उसी गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं, उसी गुरुद्वारे का प्रबंध कर रहे हैं जिनको ये उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। अगर किसी सिख में हनुमानगढ़ में गंगानगर में अनखाला दूध पीता है, तब बीजेपी ਨੂੰ वोट ना पायो। बीजेपी की जो पहली सीट थी वो कर्णपुर से सिखों ने बना के दी थी, और जो अलवर में घटित हुआ, बड़े शर्म की बात, और सिख बहुल क्षेत्र में ये बात घटित हुई है कि वो कहते हैं हमारी जुबान फिसल गई। हमें तो अब लग रहा है कि नथुराम गौडसे जिसने कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का कत्ल किया था, उस सोच को आतंकी सोच, और सावरकर ने जो 29 बार माफी मांगी, वैसी सोच रख के भी पहले कत्ल कर दो। फिर नथुराम गौडसे ने अदालत में भी कहा कि मुझे क्षमा याचना की जाए, और फिर सावरकर ने भी कहा कि मैं आज से इस बात में हिस्सा नहीं लूंगा। और जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की हो, चाहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हो, उन्होंने गलती मानी थी कि मैंने आगरा और ग्वालियर में तिरंगे की मुखबरी की है, वो हमें राष्ट्रवाद और इस बात का पाठ पढ़ा रहे हैं जी। उन्होंने, हम खुद बीजेपी से थे और अब इसका डट के विरोध करेंगे पूरे हनुमानगढ़, गंगानगर और पूरे राजस्थान में, कि जब तक बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व और नड्डा जी सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते, और उसके तिजारा के त्यारा है उसने जो बदतमीज ने किया उसे पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाता, तो गुरुद्वारों में बीजेपी का प्रवेश बंद रहेगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इन्होंने आपत्ति जता दिया, उनसे हमने संपर्क का है। उनके आश्वासन पर ही हम ये बात डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता मतलब कि नेता जब तक माफी नहीं मांगते, या किसी स्टेज पे सिख बहुल क्षेत्र में ये नहीं कहते कि हम क्षमार्थी हैं, कि हमसे गलती हुई है, हमारे पार्टी के अधिकारी ने, जो पदाधिकारी ने जो बात कही है वो निंदनीय है और देश के लिए शर्मनाक है, तब तक उनको अपने गांव में गुरुद्वारा साहब में प्रवेश ना दिया जाए। ऐसी बात थोड़ो है जी, पहले एक थप्पड़ मार दो फिर माफी मांग लो, पहले कह दो हम मतलब कि नस्ल बदल देंगे फिर माफी मांग लो, हैं पहले कह दो ये तो डमरू वाला हो गया, कोई डमरू मतारी थोड़ो है, ये बंदरनाथ थोड़ो है कि कभी डमरू इधर बजे कभी डमरू इधर बजे। जब भाषा का संतुलन रखना चाहिए, हमने इस देश को 93% कुर्बानियां की है,
अगर हम ना होते ना तो मुगल नहीं जाते थे, अगर हम ना होते तो अंग्रेज नहीं जाते थे, अगर हम ना होते तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती थी, क्योंकि कांग्रेस ने 84 किया। आदमी के जो दिल में और दिमाग में जो बात होती है वो जुबान पर आती ही आती है। बीजेपी पार्टी के एक लीडर द्वारा जो अलवर की एक विधानसभा में सिखों, गुरुद्वारे और मस्जिद के प्रति जो शब्द बोले गए हैं वो काफ़ी निंदनीय है। हम उसका घोर निंदनीय है, उसको घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। इसके विरोध हमने आज एक एप्लीकेशन दी है जंक्शन थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, जो कि धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर इनके द्वारा सिखों और मुसलमानों के प्रति जो जहर उगला जा रहा है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और गिरफ्तारी की जाए। पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में पहुंचे हैं। जो तिजारा विधानसभा क्षेत्र है, तिजारा विधानसभा क्षेत्र में संदीप दायमा नामक जो व्यक्ति है वो बीजेपी का अपने आप को लीडर कहवाता है। उसने हमारे जो गुरुद्वारा हैं उनके बारे में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आशय से उन्होंने हमारे गुरुद्वारों के प्रति, सिख समुदाय के प्रति उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत करते हुए उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे जो हैं आने वाले समय में नासूर बन जाएंगे। ये शब्द एक बीजेपी लीडर के द्वारा इस आज के विधानसभा चुनाव के दौरान कहे गए हैं। जो सिख समुदाय के अंदर इन शब्दों के प्रति और संदीप दायमा के खिलाफ हमने आज पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें हमारी ये मांग है पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन से कि संदीप दायमा जो बीजेपी का लीडर अपने आप को कहवाता है, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करे और उसको गिरफ्तारी करे। उसकी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए। यदि संदीप दायमा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो हम पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन के समक्ष अपना पड़ाव डालेंगे और आंदोलन भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक टाउन स्थित पंचायती धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुटने का आह्वान किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक शुक्रवार को टाउन स्थित पंचायती धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप एरी ने की। बैठक में निर्वाचन आयोग के सी विजिल और वोटर हेल्पलाइन ऐप की जानकारी दी गई। इसके बाद बूथ स्तर पर तैयारियों पर चर्चा की गई। प्रदीप एरी ने कहा कि मतदान के लिए 80 से ऊपर के वर्जनों और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए पूरी तैयारी करें और घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए प्रेरित करें। एरी ने कहा कि कांग्रेस का 5 वर्षों का शासन महिला युवा विरोधी रहा है। महिलाओं पर अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। पेपर लीक के प्रकरण और उन प्रकरणों में प्रदेश के मंत्रियों की भूमिका प्रमुख रहना कांग्रेस के नकारा शासन को दर्शाता है। कार्यकर्ताओं ने टिकट की घोषणा में हो रही देरी को लेकर चर्चा की, लेकिन उम्मीद जताई कि जो कुछ होगा बेहतर होगा। बैठक में पार्षद महादेव भार्गव, मनोज बंसल, भंवर नायक, हाजी मुख्तियार अली, मुद्दत अली, बिल्लू सेन, विनोद वर्मा, राजेंद्र डोडा, राजेश पंवार, रोहित छापोला, भरत शोरगर, विनोद कायस, नितिन बंसल, अश्विनी डुमरा, पूर्व पार्षद अविनाश सेतिया, जगरूप सिंह, अनीता मिड्डा, बबली, शिमला मेहंदी रत्ता, नौरंगी देवी, मोहनलाल भाट, राजेश बिश्नोई, महेंद्र खरेरा, जगजीत सिंह, रामस्वरूप बिजारनिया, बाबूलाल जांगीड़, चिरंजीलाल खरेरा, संदीप छावड़ा, हनी नागपाल, विकास डोडा, श्यामलाल मंगवाणा, राम सिंह राठौड़, प्रवीण मोदी, सुशील शर्मा, राजेश प्रेमजानी, हरी खदरिया, जीतू कंदोई, अर्जुन कंदोई, नितिन ढाबीवाला सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो आप लोग ये देखिएगा कि अगर आपके वहाँ पे 2 बूथ 3 बूथ है तो आप लोग सीनियर हैं, आप दोनों दिनों बूथों की बैठक बुला रहे हैं। हर बूथ के अंदर 2 व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो बूथ के अंदर जब वोटिंग होगी तो बैठेंगे, 3 व्यक्ति कम से कम बाहर बैठेंगे, 5 व्यक्ति की वोटिंग होगी जो लास्ट में बूथ के ऊपर बैठती है। उसके सिवा 5 से 7 व्यक्ति वो होने चाहिए जो बूथ के साथ कंपेयरिंग करें। आप सब लोग तो वरिष्ठ लोग हैं, आप लोगों की जिम्मेवारी है उस टीम को बनाना। दूसरी बात, आज अब बैठक के तुरंत बाद हम लोग वार्ड वाइज और बूथ वाइज बैठकें शुरू कर दी हैं, जिससे हम लोग पूरी संरचना बना पाए। तो आप लोग अपने अपने वार्ड की बैठक कब करनी है
6-7 लोग आए हो तो आप बैठ के अभी समय तय कर लीजिएगा। उस हिसाब से पार्टी के जो भी वरिष्ठ लोग हैं वो आपके बाहर में आएंगे और पूरी संरचना को पूरी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए हम लोग अब से लेके अगले 1-2 दिन में नामांकन हो जाएगा। पार्टी प्रत्याशी का नामांकन हो जाएगा। नामांकन के बाद हम सबको प्रयास करना है कि दिन में हम अपना कुछ समय पार्टी के हित में दें, पार्टी के प्रत्याशी के लिए दें और जिससे कि हम लोग ये सुनिश्चित कर पाएंगे राजस्थान में भाजपा की एक मजबूत सरकार बने। जो हमेशा क्षेत्र को देता रहा है, चाहे वो सिंचाई के मामले में है, चाहे वो अंडरब्रिज के मामले में है, चाहे सड़कों के मामले के अंदर है। डॉक्टर रामपुर साहब ने पहला जिले के बाद में सौगात दी, उसके बाद में कुछ हर बार मिलता ही है, चाहे सीवरेज की है। तो हमें इस शहर के अंदर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो आने वाले 25 तारीख को चुनाव के लिए जो 6 दिसंबर को अपने रूपरेखा बनाई है, उसके लिए भारी संख्या में पहले दिन ही मोहल्ले में, गांव के अंदर, वार्डों में, गलियों में अपने जो साथी लोग हैं वो सभी लोगों को प्रोत्साहित करके अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। तो अपना जो प्रथम प्रभाव है वो हम तक करेगा। जीत निश्चित है। आज यहाँ पर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हमारे भाजपा के मित्रों की यहाँ पे बैठक की। सभी साथियों ने मिलकर तय किया कि राजस्थान भर में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ आए, इसके लिए प्रयास करेंगे। जहाँ भी भाजपा के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं उनका समर्थन करेंगे। इसके साथ साथ चुनाव आयोग की तरफ से निर्देशित सी विजिल वो वोटर ऐप के ऊपर भी चर्चा की। साथियों को इस बारे में बताया है कि इन दोनों ऐप्स के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। सभी साथियों से आह्वान किया है जोर शोर से जुड़ जाएं। 80+ के जो मतदाता हैं उनकी मदद करें। अपने जो आपके बूथ के अंदर जो भी 80+ के मतदाता हैं, अगर उनका नाम रजिस्टर नहीं हुआ तो आप प्रयास करिए, अगर अभी भी उनकी सहायता करने का प्रयास करिए और उनकी वोट निष्पक्ष तौर पर डल जाए, इसके लिए मदद करिए। उसके साथ साथ सभी लोग एकजुट होकर हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए विशाल बहुमत से, बड़े बहुमत से जिताने के लिए प्रयास करिए। दीपावली के दृष्टिगत अस्थायी लाइसेंस के लिए 8 नवंबर को टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में लॉटरी निकाली जाएगी। प्रशासन द्वारा अस्थायी पट्टा का विक्रय के लिए आवेदन जमा करवाने की प्रक्रिया जारी है। सहायक प्रोग्राम अधिकारी अंकुश सेतिया ने बताया कि आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत हनुमानगढ़ जंक्शन से 222 आवेदन, टाउन से 93 लोगों ने आवेदन किया है तथा डबल गाठान से 13 और रोडावाली से 2 लोगों ने अस्थायी पट्टा का विक्रय के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि इन तमाम आवेदनों को एकत्रित करके 8 तारीख दोपहर 11 बजे टाउन स्थित नगर परिषद में लॉटरी निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों के नाम लॉटरी निकलेगी उनको 9 नवंबर को अस्थायी पट्टा का विक्रय के लिए लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 10, 11 और 12 तारीख के लिए उक्त लाइसेंस वैध होंगे। उन्होंने जानकारी दी कि जंक्शन में 150 दुकानें तथा टाउन में 300 दुकानें के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन चल रहे हैं। अब तक हनुमानगढ़ जंक्शन के 222 आवेदन हमें प्राप्त हो चुके हैं। हनुमानगढ़ टाउन के 93 हैं और डबली के 13 हैं। रोडावाली के 2 आवेदन मिले हैं। पक्का सारना के 5 आवेदन हैं। अब और 8 तारीख को प्रातः 11 बजे नगर परिषद कार्यालय हनुमानगढ़ टाउन में लॉटरी की प्रक्रिया जारी होगी। लॉटरी के बाद 9 तारीख को इनको जिनके अस्थायी लॉटरी निकलेगी उनको अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। 10, 11, 12 3 दिन के लिए ये लाइसेंस वैध होगा। अभी तक तारीख बढ़ाने से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आज इनकी अंतिम तारीख है 3 तारीख। अगर माननीय मैडम का आदेश होगा, एसडीएम मैडम का, तो तब हम जो है 5 तारीख के लिए आवेदन बढ़ा दिया। जगह फाइनल हो चुकी है सर। दुर्गा उसमें जो कन्या स्कूल है उसके लिए वो जगह रखी गई है। अगर कन्या स्कूल में नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्था
नीलकंठ महादेव के पास है। 150 दुकानें हमने जंक्शन के लिए रखी हैं और टाउन के लिए 300 दुकानें आवंटित है, जिसमें दशहरा ग्राउंड में 150 है और उसमें राजीव पैलेस के पास में 150 दुकानें आवंटित है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों की टीम ने शुक्रवार को डीजल से भरी पिकअप सीज किया है। अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सहायक व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की टीम ने शुक्रवार को डीजल से भरी पिकअप सीज की है। विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त रवि दाधीच ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार वाहनों की जाँच की जा रही है। इसी क्रम में संग्रिया में चेकिंग के दौरान एक पिकअप को रुकवाया तो उसमें रखे 5 ड्रमों में डीजल भरा हुआ मिला। डीजल जब्त कर पिकअप को सीज कर लिया गया। नियमानुसार पेनल्टी वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ की तरफ आ रही प्लास्टिक स्क्रैप से भरी गाड़ी भी पकड़ी गई है। प्लास्टिक स्क्रैप के बिल इत्यादि तो थे, लेकिन कूट रचित प्रतीत हो रहे थे। इसकी जांच करवाई जा रही है। इस पे भी पेनल्टी वसूल कर कार्रवाई की जाएगी। दादीश के अनुसार वाहन चालक पंजाब हरियाणा से डीजल की तस्करी करते हैं, इस कारण राजस्थान सरकार को वेट प्राप्त नहीं हो पाता। उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित संवेदनशील वस्तुओं के परिवहन पर रोक लगाने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान जो हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार ट्रांसपोर्ट चेकिंग हो रही है और उसी दौरान चेकिंग के समय में संग्रिया से अपने हरियाणा से जो डीजल लेके आ रही थी पिकअप, उसको चेक किया तो उसमें लगभग 5 ड्रम डीजल पाया गया। उसे डिटेन कर दिया गया है और नियमानुसार उसको पेनल्टी वसूल कर दिया गया। ये हरियाणा और पंजाब से लेकर के आते हैं। उसमें जो वैट की राजस्थान सरकार को वैट प्राप्त नहीं होता, उसमें सहायक व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसमें जो चुनाव में जो खर्च हो रहा है, जो भी प्रतिनिधि चुनाव में भाग ले रहे हैं, वो अपनी जो लिमिट है उससे ज़्यादा खर्च नहीं करें। उसका ध्यान रखने के लिए या फिर कोई अमानक सामग्री किसी प्रकार की आती है, कैश आता है, तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर और कार्रवाई करने की इस संबंध में जो हमारे उत्तरदायित्व। चुनावों से संबंधित कोई भी संवेदनशील चीज़ है जिसमें जैसे कोई गिफ्ट्स हो गए किसी प्रकार का, या कोई कैश है या शराब इत्यादि है, कपड़े हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमें ऐसा लगे कि ये चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए जो प्रतिनिधियों के द्वारा की जा सकती है, ऐसी कोई भी चीज है वो हमारे द्वारा उससे पूर्ण निगरानी की जाए। तेल को भी डिटेन कर दिया है और इसकी भी फिजिकल वेरिफिकेशन होना है और उसके बाद में उसमें जो नियमानुसार पेनल्टी वसूल करनी जाएगी। इसके अलावा एक स्क्रैप का, प्लास्टिक स्क्रैप का भी की गाड़ी पकड़ी, हाँ, जिसमें विधिक दस्तावेज पूर्ण नहीं, आंशिक दस्तावेज थे, उसको भी डिटेन कर दिया गया है और संभवतः आज शाम तक उसमें भी पेनल्टी वसूली करनी नहीं। अभी इसमें माल का वेट तो नहीं करवाया है, पर प्रथम दृष्टया जो उसमें बिल बिल्टी इत्यादि थे तो उसमें जो वो कूट रचित प्रतीत हो रहा है, तो उसकी जांच की जाएगी और यदि उसमें किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो उसको पेनल्टी इम्पोज करने का। ये गंगानगर से और हनुमानगढ़ की तरफ आ रहा है। ये तो अभी फर्म इत्यादि का नाम लिखा हुआ है हनुमानगढ़। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को जिंदा कारतूस सहित एवं एक अन्य व्यक्ति को धारदार हथियार सहित गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सदर पुलिस थाना की हेड कांस्टेबल कैताना राम ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने चिश्तिया मोड़ से रामदेव पुत्र भूपराम भाट निवासी पक्का सारना को 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी दौरान दूसरी कार्रवाई में जंडावली के पटवारगढ़ के पास इस्पाक पुत्र अयूब मोहम्मद जाति
मुसलमान को एक धारदार हथियार सहित गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 2/11/2023 को दौरान गश्त चिश्तिया मोड़ से मुलजिम रामदेव पुत्र भूपराम भाट निवासी पक्का सराना को 2 जिंदा कारतूस सहित टीम द्वारा पकड़ा गया। इस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रकाश जी एसआई द्वारा किया जा रहा है। और दूसरी कार्रवाई है 2/11/2023 को दौरान गश्त पटवारगढ़ झंडावाड़ी के पास से मुलजिम इस्पाक पुत्र अयूब मोहम्मद मुसलमान निवासी झंडावाड़ी को एक धारदार छुरी सहित मेरे द्वारा टीम द्वारा पकड़ा गया, जिसका भी अनुसंधान लालचंद एसआई द्वारा किया जा रहा है। लोहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अमित चाचा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नोहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अमित चाचा ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अमित चाचा रैली के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पंचायत समिति प्रधान सोनडील, पीसीसी सदस्य राजेंद्र चाचान, पूर्व चेयरमैन नीलम सारण, इलाहाबाद के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल, विनोद गोदारा, सरपंच शंकरलाल शर्मा, कांग्रेस नेता श्रवण तंवर, बलबीर सुथार सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अमित चाचान की नामांकन रैली उनके निवास स्थान से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची। नामांकन रैली में उमड़ी भारी भीड़ से नोहर विधानसभा क्षेत्र की चुनावी फिजा बदली नजर आई। अमित चाचान पुलिस जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित चाचान ने कहा कि उन्होंने पूरे 5 साल बिना रुके बिना थके आमजन के लिए कार्य किया। आज की ऐतिहासिक रैली से उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी जीत होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को अमित चाचान समझकर चुनावी समर में पूरी ताकत झोंक दे ताकि सफलता आसान हो जाए। ने और कार्यकर्ताओं ने जो आकर मुझे आशीर्वाद दिया, जो सहयोग किया है, उसके लिए मैं तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, युवा साथियों का, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। ये आज नामांकन रैली थी। नामांकन करवाने के लिए नोहर विधानसभा प्रत्येक गांव प्रत्येक ढाणी से मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने आशीर्वाद देने आए हैं। युवा साथियों ने सहयोग करने आए थे। भारी जन समर्थन के साथ आज हमने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। नामांकन तो वो मूर्त के हिसाब से जमा करवाया जाता है, टाइमिंग का भी होता है तो आज नामांकन आज के दिन ही किया, नामांकन पहले तो किया नहीं। जो हमारे वंचित जो काम रह गए, जो अधूरे काम रह गए, हम उनको पूर्ण करवाएंगे। चाहे नोहर को जिला बनाने की बात हो, चाहे 14 बिरानी गाँव के काम को शुरू करवाने की बात हो, जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास भी कर दिया था, चाहे हम एटा सिगरा सर की बात करें, चाहे सुई ब्रांच की नहर जो अधूरी है उनका पुनर्निर्माण करने की बात हो, या अन्य जो हमारे विकास के वंचित कार्य रह गए, आने वाले 5 वर्षों में उन काम को पूर्ण करेंगे और विशेषकर युवाओं के लिए आने वाले 5 वर्ष समर्पित होंगे। मुख्य मुद्दा चुनाव में हमारा विकास का मुद्दा है कि विकास के नाम पे हमने 2018 का चुनाव लड़ा था और जो वादे जो घोषणा की थी, कई गुना अधिक उन कामों को हमने 5 वर्ष के कार्यकाल में करवाया है और विकास के नाम पर, विकास के मुद्दों पे ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।